हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम पीएचपी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीएचपी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए बेसिक, जो कि हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। जैसे हमें एचटीएमएल का पता होना चाहिए कि एचटीएमएल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हमको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए कि पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस यूज़ करके दिखाए हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना बताया कि उसको कैसे एचटीएमएल के साथ आप यूज़ कर सकते हो, तो उसको पीएचपी के साथ भी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एचटीएमएल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम कैसे करना है, और सीएसएस का भी पता होना चाहिए। ठीक, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। एचटीएमएल में भी मैंने आपको काम करना बताया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी काम करना मैंने आपको बताया है, और सीएसएस का यूज़ करके ही बताया है। जहाँ पे हमने एचटीएमएल में आईडी क्लासेस का यूज़ किया था, कई सारी प्रॉपर्टी सीएसएस की यूज़ की थी जिसको हम एचटीएमएल में यूज़ कर पाते थे। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी शुरू करते हैं कि पीएचपी को कैसे यूज़ करना है, या बेसिकली पीएचपी पे हम कैसे काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि पीएचपी जो हमारी है वो बेसिकली एक जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया है? क्योंकि पीएचपी में हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब ये कोई जावा स्क्रिप्ट आप मत समझ लीजिएगा। स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ कलेक्शन ऑफ कोड से है। ठीक है, प्रोग्रामिंग से है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग नहीं लिखते हैं, छोटे छोटे कोड्स बनाते हैं, उन कोड्स में अपना काम करते हैं। ठीक, क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट करना है, तो उसमें हमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं यूज़ करना है। जब हम आगे इसके अपर वर्जन को यूज़ करेंगे, ठीक है, जब एडवांस पीएचपी को यूज़ करेंगे, तब हम वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए हम कोड्स ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन, जब हम पीएचपी बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो आपको क्या करना है, स्क्रिप्टिंग यूज़ करनी है पीएचपी की। और ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, पीएचपी पे काम कैसे करना है, इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई थी। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉलेशन देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं पीएचपी की। तो पीएचपी क्या है, आपकी जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसको बोलते हैं। अब ये क्या करती है पीएचपी? देखिए, हमने एचटीएमएल पढ़ा हुआ है, हमने जेएस पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने सीएसएस पढ़ा हुआ है, लेकिन पीएचपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, पीएचपी इन सारी चीज़ों को कंटेन करेगी, इन सारी लैंग्वेज को कंटेन करेगी। मतलब वो एचटीएमएल को भी कंटेन कर सकती है, सीएसएस को भी कर सकती है, और जावास्क्रिप्ट को भी कंटेन कर सकती है। तो पीएचपी इन तीनों लैंग्वेज को यूज़ करेगी। ठीक है, इसलिए ये तीन लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है, आपको थोड़ी नॉलेज इनकी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद पीएचपी वर्क कैसे करती है, या पीएचपी हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जैसे मान लीजिए एचटीएमएल में मैंने कोई भी कोडिंग की, जैसे मान ली मैंने पी टैग में कुछ भी लिखा, सपोज एचटीएमएल में कि हेलो आई एम पैराग्राफ। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो आई एम पैराग्राफ। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक स्टैटिक स्ट्रिंग हो गई, मतलब एक स्टैटिक पैराग्राफ हो गया कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसने ये पैराग्राफ लिखा है, यानी जिस डेवलपर ने साइट को बनाते समय इस पैराग्राफ को यूज़ किया है, इस पैराग्राफ को यहाँ पे रखा हुआ है, उसी डेवलपर से हमें ये काम कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई कि स्टैटिक। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कंट्रोल बना दें कि जो यूज़र है, जिसने ये साइट बनवाई है, या जो यूज़ कर रहा है इसको, वो एचटीएमएल के बारे में नहीं जानता, वो पीएचपी के बारे में नहीं जानता, बट वो ग्राफिक्स को देख के उस पर काम करना आसान उसको लगता है। ठीक, कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, बटन को दबा के कुछ काम कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे हम कंट्रोल्स बना देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पीएचपी यूज़ होती है। पीएचपी हमारे क्या करती है, डेटाबेस पे काम करती है, डेटा को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, डेटा पे कैसे कैसे अलग फंक्शंस लगाने हैं, डेटा पे कैसे अलग अलग टास्क प्रोड्यूस करने हैं, तो उन सब के लिए पीएचपी बहुत कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, जैसे कल मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, देखिए हाउ टू यूज सीएसएस विद जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि पर्टिकुलर हम किसी भी एक
देखिए, हमने क्या किया था, हमने एक सेलेक्ट की एक एक शीट ली थी और उसमें हमने क्या करा था, 3-4 कलर को हमने डिफाइन कर दिया था और हम कर क्या रहे थे, जिस कलर को चूज़ कर रहे थे और अपने बटन पे क्लिक कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ये H1 हेडिंग थी, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसका कलर चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलिंग बना रहे थे। तो इसी तरीके से अगर हमें डेटा की कंट्रोलिंग करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पीएचपी को यूज़ करते हैं। ठीक, पीएचपी क्या करती है, हमारे डेटा को डायनामिक करती है। डायनामिक्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक में क्या है, जैसे ही आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं, तो फेसबुक लॉगिन करने के बाद आपको आपका पूरा डैशबोर्ड दिखता है। उसमें आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक डायनामिक साइट है। मतलब आप उसमें कुछ भी चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है, आपको कोई पोस्ट अपडेट करनी है, तो आप मार्क ज़करबर्ग के पास नहीं जाएँगे, आप फेसबुक की कंपनी के पास नहीं जाएँगे। आप सीधे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको जो भी चीज़ चेंज करनी होगी, वो आप अपने एंड से चेंज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको पीएचपी प्रोवाइड कराती है, ठीक? वो आपको पूरा डायनामिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि अपने डेटा को खुद मैनेज कर सकते हो, ठीक? आप खुद मैनेज कर सकते हो, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे क्या होता है, पूरे का पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलता है। मतलब आपको बटन मिलते हैं, ठीक है? और आपको फ्रेम मिलते हैं, ठीक है? फ्रेम मिलते हैं, आपको टेक्स्ट एरिया मिलता है, ठीक? तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं। आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी डेली सोशल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप कर पाते हैं, तो आपको ये पीएचपी प्रोवाइड कराती है, ठीक? देखिए, अब एचटीएमएल का यहाँ पे रोल क्या होता है। देखिए, एचटीएमएल क्या करता है कि पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रक्चर को बना के देता है। जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट एरिया बनाया, ठीक? तो टीएक्सटी मैंने वीडियोज़ में बनाना आपको सिखाया है। देखिए, इस तरीके से आपने टेक्स्ट एरिया बना दिया, तो क्या हो जाएगा, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको एक टेक्स्ट एरिया मिलेगा जहाँ पे आप कुछ लिख पाएंगे, ठीक है? तो एचटीएमएल इस तरीके की चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है, या इस तरीके का कोड आपको प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद इस टेक्स्ट को डेटाबेस में आपको रखना है या अपना पोस्ट करना है सभी को दिखाने के लिए, तो उसकी फैसिलिटी आपकी पीएचपी प्रोवाइड कराती है, ठीक? वो एचटीएमएल नहीं कराती है, ना वो जावास्क्रिप्ट कराती है। जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल में हम रियल टाइम पे कोई चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें बहुत सालों तक रखनी है, हमें देखना है कि हाँ यार, हमारी पोस्ट पे आज कितने लाइक आए, कल कितने लाइक आए, और पर्टिकुलर वो पोस्ट भी हमें दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हम पीएचपी का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो पीएचपी आपकी क्या है, एक जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है? इसके जो इन्वेंट हैं वो डेनिस एम सॉरी, इसके जो इन्वेंटर हैं वो रसमस लियोनार्ड है। आप जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक? ये इंटरेक्टिव वेब पेज बनाती है, सीएसएस का यूज़ करती है, ठीक है? और आपके एचटीएमएल का मोस्ट यूज़ होता ही होता है, ठीक है? अब देखिए, मोस्ट यूजर्स हम भी इसके देख लेते हैं। देखिए, इट कैन इनक्रिप्ट द डेटा, ये डेटा को इनक्रिप्ट कर सकती है। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट क्या है, ये आपको मैं करके दिखाऊंगा। आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप अपने एटीएम का यूज़ करते हैं, तो जैसे ही आप एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालते हैं, तो उसके पीछे एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, उसमें आप समझ लीजिए इनक्रिप्ट कोड यूज़ होता है, ठीक है? और मशीन उसको क्या करती है, डिक्रिप्ट करती है, ठीक है? तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कुछ कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बुलाते हैं, ठीक है? वाइडली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, सर्वर साइड का मतलब क्या हो गया कि जैसे एचटीएमएल क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, यहाँ पे पहले मैं एचटीएमएल का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है? अब इसको मैं सेव कराता हूँ। देखिए, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कराया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ php डैश डॉट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडेक्स डॉट html। अब देखिए, जैसे मैंने इंडेक्स डॉट html लिखा, मैं इसको क्या कराऊंगा, रन कराऊंगा। देखिए, ये php डॉट्स नाम का हमारा फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसको रन कराता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ रहा है। मतलब डायरेक्टली मैंने इस फाइल को हिट किया और ये फाइल रन हो गई, क्योंकि HTML फाइल थी। अच्छा, क्या हम PHP को भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं? तो चलिए हम इसको सेव एज कर लेते हैं और इसको PHP में सेव करा के देखते हैं। देखिए, इंडेक्स डॉट PHP एक्सटेंशन आप HTML के लिए डॉट HTML यूज़ करते थे, PHP के लिए डॉट PHP यूज़ करेंगे, ठीक है? सेव कर देते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, यही php डॉट्स का फोल्डर है और ये रही हमारी देखिए php फाइल, इसमें आगे लिखा हुआ है php फाइल। अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए मैं इसको लाता हूँ और ये रहा हमारा क्रोम और इसको मैं नेक्स्ट टाइम में ओपन कराता हूँ। उप्स, यस, ठीक है फ्रेंड्स, यस। देखिए जैसे ही मैंने php को रन कराया, वो क्या हुआ, फाइल रन नहीं हुई, ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड होने लगी। ठीक है, तो php फाइल आपकी डायरेक्ट रन नहीं होती। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम html फाइल को रन करा सकते हैं, लेकिन php फाइल को हम रन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ब्राउजर जो है वो हमारा इसके कोड को इनक्रिप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है जो इसको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कराता है। मीन्स इसके कोड को HTML में चेंज करता है और हमको दिखा देता है। जैसे ब्राउजर क्या करता है, HTML के कोड को डायरेक्ट कन्वर्ट करके हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, और वैसे ही सर्वर क्या करता है कि PHP के कोड को कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक, तो PHP के लिए हम लोग वैम्प सर्वर यूज करते हैं, तमाम है, वैम्प यूज कर सकते हो आप, जैम्प सर्वर यूज कर सकते हो। तो वैम्प सर्वर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा रखा है, आप देख रहे हो ये वैम्प सर्वर मैंने इंस्टॉल करा रखा है। आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा कि वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कैसे कराते हैं। इंस्टॉल कराने का प्रोसीजर बिल्कुल वही है जैसे आप आम जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप विंडोज़ में इंस्टॉल कराते हो, वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें इसमें और देखते हैं कि PHP जो होती है वो डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट करती है। ठीक है, और हम डेटा को कई तरीके से इसमें मैनेज कर सकते हैं। देखिए डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फेच करा सकते हैं। जैसा आप फेसबुक पे कोई भी पोस्ट जब डालते हो और जब उसको पोस्ट करते हो तो वो डेटा क्या होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है और उसके बाद आपके पेज पे फेच होता है, तो वो PHP के थ्रू होता है। उसके बाद आप पर्टिकुलर पोस्ट को एडिट कर पाते हो तो वो भी आपका क्या होता है, PHP के थ्रू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा PHP का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ ना करके आप मेरी साइट पे जाके PHP ट्यूटोरियल्स पे जाके आप PHP को जनरली आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि PHP क्या है, PHP कैसे यूज़ होती है। जैसे आप मेरी साइट पे जाएंगे, उसके बाद लर्न PHP पे स्टार्ट लर्निंग PHP करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे लेफ्ट साइड में PHP की चीज़ें मिल जाएंगी कि प्रोग्राम्स में क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये केवल अगर पढ़ना चाहते हैं आप तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके थ्रू वीडियोस तो बनाऊंगा ही। ठीक है, मैं बेसिक से बिल्कुल लेके चलूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले PHP का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया कि PHP क्या है, बिल्कुल HTML से अलग है, लेकिन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम PHP के थ्रू एक कुछ चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और पेज ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरा सर्वर बेसिकली रन कर रहा है। ठीक, ऑल सर्विसेज आर रनिंग। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ PHP का। देखिए जैसे हम HTML का कोड लिखते थे तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, HTML। ठीक, ऐसे ओपन करते थे और इस तरीके से हम क्लोज करते थे। ठीक, ऐसे ही जब हम PHP लिखेंगे तो हमें PHP का भी कोई ना कोई एक टैग लिखना पड़ेगा। अब PHP का टैग कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लेस देन का साइन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, उसके बाद लिखेंगे PHP। ठीक, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। उसके बाद एंडिंग टैग हमारा ऐसा नहीं है कि आप इसको इस तरीके से लिख दोगे, नहीं, इसका एंडिंग टैग ये नहीं होता। इसका एंडिंग टैग होता है क्वेश्चन मार्क और फिर से ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला साइन। ठीक है, जो भी आप समझे। अब इन दोनों के बीच में हमें PHP की कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे HTML में हमें HTML टैग के अंदर कोडिंग करनी पड़ती है। अगर आपको किसी को हेडिंग दिखाना है तो H1 टैग के अंदर आप करोगे, ऐसे ही PHP की कोडिंग आप इस PHP टैग के अंदर करोगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एको हेलो आई एम द फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, अब मैं इसको सेव कराता हूँ। देखिए सेव इसको कहाँ कराना होता है, जाहिर सी बात है जब आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो सर्वर के ही किसी फोल्डर में आपको सेव कराना होता है। तो जब सर्वर इंस्टॉल करोगे तो आपकी C ड्राइव में एक वैम्प नाम का फोल्डर बनेगा। उस वैम्प को आप क्लिक करोगे तो उसके बाद एक www नाम का फोल्डर आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना एक फोल्डर उस www के अंदर बनाओगे। ठीक है, जैसे मैंने बना लिया PHP इंट्रो। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक, और इस पर मैं बना लेता हूँ index.php।
ठीक, ये मैंने सेव करा दिया। देखिए मेरा पाथ भी आ रहा है सी में, वैम्प के अंदर www फोल्डर है, www के अंदर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे या पीएचपी का कोई भी कोड करेंगे, तो www के अंदर आप एक सेपरेट बनाएँगे फ़ोल्डर अपना और उसके अंदर अपनी फाइल्स को रखेंगे, ठीक है? अब इसको रन कराते हैं। देखिए रन कैसे कराना है। सर्वर को रन कराने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। आप इसको रन कराएँगे। ठीक है, देखिए इस तरीके का कुछ आपका सर्वर खुल जाएगा। उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने फ़ोल्डर बना रखा होगा, जैसे अभी मैंने फ़ोल्डर बनाया है पीएचपी इंट्रो। तो आपको फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, आपके सारे फ़ोल्डर, और जिस फ़ोल्डर पे करंटली आप काम कर रहे हो आप उस पर क्लिक कर दोगे। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसको रन किया वैसे ही हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम रन कर गया। अब देखिए मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने कंट्रोल यूज को किया तो आप देख रहे हैं कि वो सर्वर जो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर कोड को जो मैंने पीएचपी के अंदर लिखा था उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। आप यहाँ पे सोर्स कोड देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर उसने उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारा जो पीएचपी का प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो गया। मैं यहाँ पे और भी कोई यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक और एको का स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज जस्ट स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको रन कराता हूँ। ये देखिए, दिस इज जस्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारी पीएचपी इस तरीके से काम करती है। ठीक है, पीएचपी टैग हम यूज करेंगे क्योंकि हमें पीएचपी की कोडिंग इसके अंदर लिखनी है। एको मैं बता देता हूँ एको क्या है फ्रेंड। देखिए एको यहाँ पे पीएचपी के लिए कमांड होती है जो पीएचपी में किसी भी तरीके के आउटपुट देने के लिए यूज की जाती है। मतलब जैसे अगर मैं एको यहाँ पे नहीं लिखूं, सपोज अगर मैंने यहाँ पे एको नहीं लिखा है, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको ये प्रिंट नहीं करेगा ब्राउजर पे। जैसे ब्राउजर पे अभी देख रहा हूँ पूरे स्टेटमेंट प्रिंट होके आ रहे हैं। अगर मैं एको यूज नहीं करूंगा तो ये ब्राउजर जो है वो प्रिंट नहीं करेगा किसी भी स्टेटमेंट को। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सेमीकोलन। ठीक, ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। मतलब पीएचपी ये समझती है कि जहां पे सेमीकोलन लग गया वहां उसके बाद हमें नहीं जाना है, उसके जस्ट फिर हमें क्या करना है, नीचे से लाइन को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सेमीकोलन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने यहाँ तक अपना कोड रन करा लिया, यहाँ तक हमने अपना कोड रन करा लिया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन का कोड रन कराना है तो हमने सेमीकोलन यूज कर लिया और नेक्स्ट लाइन लिख ली। ठीक, और नेक्स्ट लाइन लिखने के बाद हमने फिर से सेमीकोलन यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि लास्ट में भी हमें पीएचपी को बताना पड़ेगा कि हाँ इसके बाद हमारा कोड जो है वो फिनिश हो चुका है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इसके बाद जब वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगी तो देखेगी पीएचपी टैग क्लोज है यहाँ पे, मतलब अब कोड इनका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एको यहाँ पे एक कमांड होती है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे सी में आप प्रिंट ऑफ स्कैनफ का यूज करते हैं, वैसे ही पीएचपी में एको आप यूज करते हो, जिसके थ्रू क्या होता है, आपको आउटपुट मिलता है। डुअल कोट्स मैंने यूज करा है क्यों? क्योंकि पीएचपी में अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट करानी है, जैसे यहाँ पे ये क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यू है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस या वर्ड्स आप कह सकते हो। ठीक है, अगर उसको मेरे को प्रिंट कराना है तो आप ड्यूअल कोट्स यूज करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में जब क्या होता है, आपको इंटीजर वैल्यू पास कराते हो, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में बताया, तो हमें एक फंक्शन वहां पे देना पड़ता है पार्स इंट करके। ये क्या करता है कि दी हुई वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। सेम यही प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है कि पीएचपी में अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम ड्यूअल कोट्स का यूज करेंगे। ये क्या करता है, ये बताता है पीएचपी को ये पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग है, कोई और वैल्यू नहीं है। ठीक है, या स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो आप डुअल कोट्स का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पीएचपी हमारी वर्क करती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको पीएचपी के बारे में कुछ चीज़ें पता लगी होंगी कि पीएचपी कैसे काम करना है। ठीक है, टैग हम जरूर यूज़ करेंगे पीएचपी को रन कराने के लिए। एको यहाँ पे आउटपुट के लिए यूज़ होता है। डुअल कोट्स मैंने लगा रखा है क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। सेमीकोलन का मतलब है कि लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और वो अगले कोड को पढ़ना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे कि कैसे हम पीएचपी को स्टार्ट करें, पीएचपी में अब काम कैसे करना है। ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें आपको बताना था कि पीएचपी कैसे वर्क करती है या पीएचपी है क्या। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रन नहीं होती है, किसी सर्वर के थ्रू रन होगी। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे पीएचपी वर्क कर जाती है, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो। ठीक है, और मोस्टली सभी लैंग्वेजेस के साथ, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज के साथ ही काम कर सकती है। ठीक, देखिए इसको आप जे क्वेरी के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब जे क्वेरी क्या है, जब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ट्यूटोरियल में तब आपको बताएंगे। जावास्क्रिप्ट के साथ आप काम कर सकते हो।
RIPT, ठीक है। CSS के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप CSS के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। बूटस्ट्रैप के साथ आप काम कर सकते हो। बूटस्ट्रैप क्या है? CSS का ही अपर वर्जन है। इसको भी मैं बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप HTML के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और HTML के बाद आप इसको JSON के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक। और JSON के साथ यूज़ करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो? एजेक्स के साथ यूज़ कर सकते हो, जो कि jQuery के साथ यूज़ होता है, मतलब jQuery एजेक्स साथ में यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो PHP के साथ। और इसीलिए हमने इसमें से कुछ मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, HTML वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने यहाँ पे CSS। ये लैंग्वेज ऐसी हैं जो आपकी हमेशा काम आएंगी, तो ये हमने इसीलिए पहले पढ़ रखी हैं ताकि हम इनका PHP में यूज़ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।